देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो बड़े पैमाने पर गौ रक्षा के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा। पहले मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हुई और वो तो खैर अभी नहीं बंद हुआ, अब दलितों को भी नहीं छोड़ा गया। यानी हम तालिबान की बहुत चर्चा करते हैं, इस देश की जाति व्यवस्था कहां कहां किस किस जगह तालिबान तरीके का एटीट्यूड करती है, उस पर सदन को एक दिन बड़े पैमाने पर 2-4 दिन बहस करना चाहिए। पहले ये टेक्निक नहीं रणनीति रही, हरिजन और मुस्लिम के सामने एक दूसरे को टकराकर या कम्युनल राइट्स करा के वोट लेने की या वोट बटोरने की कोशिश की। और यहां पे भी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अरेस्ट किसकी हुई? एक मुस्लिम की हुई। मैं यह मानता हूं कि यह एक प्रकार का माइंडसेट है, एक मानसिकता, और यह मानसिकता विकृत मानसिकता है। और इस विकृत मानसिकता में बदलाव लाने का काम केवल नियम कानूनों के माध्यम से नहीं हो सकता है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से यह मानना है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक बार फिर राज्यसभा में दलित उत्पीड़न पर चर्चा हुई, एक बार फिर तमाम आंकड़े पढ़े गए, एक बार फिर चिंता जताई गई, एक बार फिर कई सदस्यों ने कहा कि यह काम हम एक बार फिर तो कर रहे हैं मगर अफसोस कि कुछ होता नहीं है। आज गुजरात शांत रहा मगर थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश गर्म हो गया। बीजेपी को न सिर्फ दयाशंकर सिंह को निकालना पड़ा बल्कि पार्टी के नेताओं ने मायावती को बाकायदा सूचित भी किया कि कार्रवाई हो गई है। नतीजा, राज्यसभा में मायावती बुधवार की तरह आक्रामक तो नहीं लगी मगर उनके गुस्से की कमी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरी कर दी। यह सामान्य प्रदर्शन नहीं था, इस तरह के प्रदर्शन अन्य जगहों पर भी हुए। दयाशंकर सिंह ने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया उसने बसपा समर्थकों को भड़का दिया। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बताया कि लखनऊ में भाषा से लेकर तेवर तक पर गुस्सा तैर रहा था। जुबान पर भी वो लफ्ज सुनाई देने लगे जो आमतौर पर बसपा के प्रदर्शनों में नहीं होता है। गुस्से में कई बार दयाशंकर जैसी जुबान बोलने लगे। यहां तक कि एक बैनर की भाषा भी बसपा के आचरण के विरुद्ध थी। चंडीगढ़ से बसपा नेता का बयान आ गया कि दयाशंकर की जीभ काटकर लाने वालों को कई लाख मिलेंगे। लखनऊ में बसपा नेता मंच से ललकारने लगे कि जब तक दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक धरना चलता रहेगा। मायावती के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर भी धरने पर बैठ गए। पुलिस ने कहा कि दयाशंकर सिंह को खोजा जा रहा है, वो घर से भागे हुए हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके बाद मायावती ने 36 घंटे के लिए धरना टाल दिया है। मायावती ने सफाई दी है कि क्यों हमारे लोगों का गुस्सा जायज है। सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं, तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। क्योंकि जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं, आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। हमारी राजनीति का चरित्र किसी भी तरह से जैसे भी देखना चाहें आप, वो मूलतः स्त्री विरोधी है। नेताओं के बोलने का अंदाज देखिए, अल्फाज देखिए और उनके राजनीतिक समारोह का आयोजन देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये स्त्री अनुकूल कहीं से नहीं है। तमाम दलों के नेता इस पैमाने पर फेल हुए हैं और आगे भी फेल होंगे, मगर इन सब से अलग जब आप एक दलित नेता या दलित स्त्री के खिलाफ बोलते हैं तो उसका अपराध दुगना हो जाता है। वरना तो ऐसे बयान देकर तमाम नेता आराम से बचकर निकल भी गए। लेकिन दयाशंकर सिंह इस बार किसी की दया हासिल नहीं कर सके। पिछले ही हफ्ते दयाशंकर सिंह को प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष जैसा वरिष्ठ पद दिया गया। इसी की खुशी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में दयाशंकर सिंह के स्वागत की तैयारी हुई। उन्होंने मायावती के खिलाफ बोलकर अपनी स्वागत समारोह को पार्टी से ही विदाई समारोह में बदल दिया। 97-98 में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के महामंत्री बने। 99 में छात्र संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे। 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, 2003 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, 2004 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, 2005 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2007 में बलिया से बीजेपी ने टिकट दिया, 5वें नंबर पर आए। 2012 में टिकट नहीं मिला लेकिन यूपी के 3 सचिवों में से एक थे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो विरोध में अपना पद छोड़ दिया। काफी स्वतंत्र विचार वाले साहसिक नेता मालूम पड़ते थे। इनका महत्व न होता तो 1 मई 2016 को दयाशंकर सिंह की विधानसभा क्षेत्र से ही प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला स्कीम लॉन्च नहीं की होती। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिन नेताओं का मंच से नाम लिया हमने सुना, उनमें दयाशंकर सिंह का नाम नहीं था। इसके बाद जून में एमएलसी का टिकट मिला, हार गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं दयाशंकर सिंह का बायोडाटा क्यों पढ़ रहा हूं, कोई एवरेस्ट तो चढ़ के आए नहीं है। इतना लंबा परिचय पत्र उन लोगों के लिए पढ़ा जो राजनीति में आना चाहते हैं
ताकि वो अपने भीतर चेक करें कि जाति और नारी को लेकर किस किस तरह के अहंकार व्याप्त हैं। पता लगाकर किसी अच्छे समाजशास्त्री के पास जाएं और इलाज करवाएं। अब आते हैं गुजरात की तरफ। गुरुवार का दिन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। जो हलचल रही वो नेताओं के दौरे से रही। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी समडियाला गांव गए, जहां के एक ही परिवार के 4 दलित युवकों के साथ हिंसा की घटना हुई। राहुल गांधी ने 5 लाख रुपए की मदद राशि देने की बात कही है। परिवार वालों ने बताया कि उनके साथ पहले से ही ऐसी घटना होती रही है। राहुल जिस जीतू सर्विया से बात कर रहे थे वो बाबू भाई सर्विया के भतीजे हैं, जिनके 4 बेटों के साथ ये घटना हुई है। इस परिवार में जीतू सर्विया अकेले ऐसे छात्र हैं या व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो राहुल गांधी से बात कर सकते थे। जीतू ने राहुल को बताया कि कोई काम आसानी से नहीं मिलता, मजबूरन ये काम करते हैं। हम समाज का गंद साफ करते हैं, बदले में समाज हमें ही गंद समझता है। इसके बाद राहुल गांधी राजकोट के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गए, जहां 11 युवकों का इलाज चल रहा है, जिन्होंने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सभी से मुलाकात की बात की। उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह गुजरात में मुख्य रूप से कोई बड़ा दलित नेता नहीं है, फिर भी वहां जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई उसे देखकर दलित राजनीति पर नजर रखने वाले या आंदोलन पर नजर रखने वाले हैरान हैं। कई जगहों पर लोग पहली बार इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए। एक दलित युवक से जब मैंने फोन पर बात की तो उसने बताया कि इससे पहले वो 14 अप्रैल के रोज बाबा साहब के जन्मदिन पर निकलने वाली भीम शोभा यात्रा में ही जाया करता था, लेकिन इस बार अपना काम बंद कर प्रदर्शनों में गया, क्योंकि जब उसने स्थानीय चैनलों पर अपने समाज के लोगों को नंगा कर कार से बांधकर पीटते देखा तो अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। बुधवार को मैंने आप दर्शकों की मुलाकात विजय दीवान से कराई थी, जो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मगर तय किया कि खुद मृत जानवरों की खाल उतारेंगे ताकि इस काम से जुड़ी जातिगत सोच समाप्त हो। विनोबा भावे के शिष्य दीवान साहब चाहते हैं कि दलित अंबेडकर की बात मानकर इस काम को छोड़ दें। जिन लोगों को ऐसे काम करने वालों से समस्या है वो ये काम करें। गाय से इतना लगाव है तो खुद ही जाकर अंतिम संस्कार करें। दलितों पर यह काम थोपा गया, इसलिए छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन आज इस काम ने दलित समाज के एक तबके को आर्थिक ताकत भी दी है। वैसे बदलाव तो उनकी सोच में आना चाहिए जो लाठी से इन लोगों को मारते हैं। क्या अपना काम छोड़ देने से लाठी वाले गुंडों की सोच बदल जाएगी जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं? आज आपका परिचय भावनगर के 21 साल के योगेश से कराता हूं। योगेश बचपन से ही मरी हुई गाय को लाने और खाल उतारने का काम करता है। ये देखिए उसकी बुलेट 3 साल तक पैसे बचाकर कैश देकर खरीदी है। शौक था कि एक दिन बुलेट खरीदेंगे। पहले होंडा स्प्लेंडर खरीदी, फिर रॉयल एनफील्ड। योगेश ने जोर देकर कहा कि लोन नहीं लिया बल्कि 1,55,000 कैश दिया है। हम पत्रकारों के तथाकथित समाजशास्त्रीय सवालों को समझने और जवाब देने में योगेश को थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो मूल रूप से गुजराती भाषी है। योगेश ने बताया कि साल भर पहले तक खाल उतारने के काम से रोज 10 से 15,000 कमा लेता था। 10-12 गाय लाता था। इसमें 6 से 7 लोगों की 5,000 तक मजदूरी भी देता था। लेकिन 2 साल से गौ रक्षकों ने परेशान कर दिया है, इसलिए जिनसे गाय लेकर आता है उनका नंबर भी साथ लाता है, क्योंकि जब ये रोकते हैं तो परिवार वालों से बात करानी होती है। ऊना की घटना के बाद जोश में काम छोड़ने की बात तो करता है, मगर यह भी कहता है कि इतना आसान नहीं है। योगेश ने कहा कि पहले एक चमड़े का 1,000 रुपया मिल जाता था, आजकल 500 रुपया भी नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे गौ रक्षकों का आतंक भी हो। और जाइलो कार में ऊना में सवार गौ रक्षक के नाम से जो गुंडे आए थे, वो अगर बुलेट सवार योगेश को देखते गली में इसी तरह से, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? ऐसे ही बाय द वे पूछ रहा हूं, यूपी बिहार में बुलेट को देखते ही कुछ पहली प्रतिक्रिया होती है। मगर समडलिया गांव के जिस परिवार के दलित युवकों को अमानवीय तरीके से पीटा गया, उनकी आर्थिक स्थिति शहर में रहने वाले योगेश की तुलना में बहुत खराब है। अब हमने इसी काम में लगे सौराष्ट्र के एक बड़े व्यापारी से बात की। हीरा भाई रामजी भाई चावड़ा दलित हैं। हीरा भाई के पास भी फोर्ड एंडेवर कार है। हीरा भाई की ये तस्वीर एल्बम की लगती है, मगर वे सौराष्ट्र इलाके में खाल उतारने वाले, चमड़ा उतारने वाले योगेश जैसे युवकों से खाल खरीदते हैं। ये उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीर है। खुद के पास कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मृत गायों की सूचना मिलने पर उन्हें लाने जाती हैं। हीरा भाई के सिस्टम में 60-70 लोग काम करते हैं, मजदूर और परिवार वाले सब। हीरा भाई इन सब से खाल लेकर कानपुर, मद्रास, कोलकाता की पार्टी को बेचते हैं। और उन लोगों में शामिल हैं हीरा भाई जिन्होंने अपनी गाड़ी में मृत गायों को रखकर सुरेंद्रनगर के कलेक्टर ऑफिस में भेज दिया, छोड़ दिया कि लो खुद कर लो अंतिम संस्कार, बजरंग दल वालों को बुला लो जिनकी गाय, जो मरी हुई गाय है, वो मां लगती है। बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, इसलिए मेरी हिंदी में पूछे गए फोन पर सवाल को ठीक से नहीं भी समझ पाए होंगे। इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके किसी भी जवाब में जो चूक हुई होगी उसको छूट देनी पड़ेगी।
उनसे बातचीत कर पता लगा कि गौरक्षक और पुलिस वाले दोनों इस आतंक के नाम पर वसूली करते हैं। अन्य लोगों से भी बात की तो पता चला कि मृत गाय ले जाने वाली गाड़ियों को रोककर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की वसूली की जाती है। हमारे पास पुलिस का पक्ष नहीं है, मगर इन बातों से जाहिर होता है कि गौरक्षा सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, आस्था के नाम पर आतंक से आर्थिक पक्ष भी है, वो भी जुड़ा है। जितना ज्यादा आतंक उतनी ज्यादा कमाई। खैर, हीरा भाई ने बताया कि हम अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों से चमड़ा खरीदते हैं, सदियों का पेशा है, दूसरे समाज के लोग काम नहीं करते, इसलिए सरकार भी ध्यान नहीं देती। सरकार को हमें लाइसेंस देना चाहिए ताकि हम दिखा सके कि हम इसका कारोबार करते हैं। पुलिस वाला हमसे बिल मांगता है, हम नहीं दे पाते हैं। गांव के गरीब लोग बिल कहां से देंगे? कोलकाता मद्रास की पार्टी को माल भेजते हैं, तब तो हम बिल बनाकर भेज देते हैं और उससे हम कई बार, लेकिन फिर भी रास्ते में कुछ भी गलत हो जाने का अंदेशा रहता है। हम सरकार को टैक्स भी देते हैं। हीरा भाई रामजी भाई चावड़ा ने बताया कि मार्केट गिरने की तकलीफ ने भी उनके समाज के गुस्से को भड़काया है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे एक बार फिर बात करेंगे, जैसे राज्यसभा में एक बार फिर चर्चा हुई। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर विमल थोराट हैं, आप को कन्वीनर हैं नेशनल कैंपेन फॉर दलित राइट्स की, और स्काइप से अहमदाबाद से मंजुला प्रदीप कार्यकारी निदेशक हैं नवसर्जन की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। रमेश बाबरिया साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मंजुला जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो उदाहरण मैंने अभी अपने दर्शकों के सामने रखा। दिलीप ने जो बुलेट खरीदी है चमड़ा उतारने के काम से, वो जोश में कहता तो है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके समाज के लोगों के साथ जो अपमान हुआ है, वो उससे भी उबर नहीं पा रहा है। उससे लगता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। वो समझता है कि मैं 10-12 हजार रुपया कहां से कमाऊंगा, दूसरा काम करके, दूसरा कोई चीज, कोई कौशल उसके पास, स्किल नहीं है। वो गुस्सा और व्यवहारिकता दोनों से गुजर रहा है। कल हमारे शो में विजय दीवान थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को ही कोट किया कि दलितों को अब ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे अनटचेबिलिटी जुड़ी हुई है। आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये व्यवहारिक बात है, क्या ऐसा होना चाहिए? रवीश जी, पहली बात मैं ये एक कोट दिखा रही हूँ, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की समझ। नवसर्जन ने ये स्टडी, ये समस्या है स्काइप की। प्रोफेसर विमल, आप बताइए इस सवाल को, अगर आप पूरा कर लें तब तक वहां मिल जाएगा। हाँ, ये जो बात कहना चाह रही थी, तो इस गुस्से का मतलब मुझे एक बात तो समझ में आती है कि ये 2 साल से गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैला हुआ जी था। जी। और जब तक मुस्लिम समाज के लोग टारगेट हो रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो टीवी का जो मास मीडिया है, जो उसकी जनता है, उसके बीच कैसे जाके संवाद करें। तो गुजरात के दलितों ने एक रास्ता दिखा दिया कि वो गाड़ी में ले गए, मृत गायों को फेंक दिया कि ठीक है, अगर आपको इतनी समस्या है तो लीजिए और आप निपटिए इस काम से। इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो बिना सोचे समझे गाय के मारे जाने की एक अफवाह फैलती है कि गाय को मारकर उसका चमड़ा उतारा जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर, मतलब बुनियादी जो जिसकी समझ है वो भी ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन गौरक्षक जो अपने आप को मानते हैं या गौशाला के जितने भी लोग हैं, वो ये मानते हैं कि गाय को तुरंत मारा और उसको छिल दिया। ऐसा नहीं होता है। जो ये पुश्तैनी काम कर रहे हैं, जो दलित समाज के लोग जो सदियों से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था ने उन्हें वो सौंपा है कि पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपको ये झेलना है, और वो कर रहे हैं। और उन्हें दूसरा कोई व्यवसाय करने के लिए मजबूरी, उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती है। अगर उन्होंने दूसरा काम, मान लीजिए नवसर्जन की ही स्टडी बताती है और IIDS की स्टडी बताती है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दलितों ने, खास करके जो स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए हैं, मैला ढोने की प्रथा से, उन्होंने वो मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति पाने के लिए वो काम छोड़ दिया, बिल्कुल डिक्लेयर करके छोड़ दिया। और उन्होंने दूध बेचने का, सब्जी कानून बनाया गया कि सर पर मैला ढोना अपराध है। अपराध होने के बावजूद सोचा जा सकता है कि, और उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। आप रवीश जी यकीन मानिए, ये स्टडी आप कभी सारी जनता के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं।
और उससे लोगों की समझदारी ही बढ़ेगी कि जिन लोगों ने ये काम किया, उस एक सम्मानजनक काम की तलाश में जब लोग महिलाएं खास करके कपड़े की दुकान खोली, सब्जी की दुकान खोली, सब्जी बेचने का काम किया, दूध बेचने का काम किया, और वो छोटे छोटे क्या उनके प्रति समाज का नजरिया बदला? उनके प्रति समाज का रवैया बदला ही नहीं, बल्कि 3 महीने के बाद उन्हें वो छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, उन्होंने अपनी छोटी सी पूंजी लगाकर एक सम्मानजनक व्यवसाय की तलाश में और समाज से भी सम्मान पाने की कोशिश में वो उन्हें बंद करने पड़े। ये हमारी स्टडीज बताती है, क्योंकि उनको फिर भी वो सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान नहीं मिला, उनकी दुकान पर खरीदने वाला कोई भी नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंचा। तो ये हकीकत तो ये जो बात है कि अगर लोग काम, ये तो अच्छा, मुझे तो लगता है कि जो प्रतिकार किया है वो अपने आप में इससे स्ट्रांग कोई तर्क और कोई किताब या कोई स्लोगन तो नहीं हो सकता जो सुरेंद्रनगर में दलितों ने किया। बिल्कुल। इस पूरे मतलब उनकी जो दादागिरी चल रही थी, गुंडागर्दी, उसको ध्वस्त तो किया ही है। लेकिन आप ये बता रही हैं कि मैला उठाने वाली महिलाओं ने काम छोड़कर जब दूसरे काम को अपनाया, दुकानें खोली, बिजनेस किया, तो लोग उनकी दुकानों से नहीं खरीदने गए। नतीजा उन्हें फिर से नुकसान उठाना पड़ा और वापस लौटना पड़ा, दूसरी जगह पर जाके दूसरे काम करना पड़ा। क्योंकि आप समझते हैं कि गांव में या किसी कस्बे में या छोटे शहर में इंसान की पहचान जाति से होती है, और उसकी वो जाति की जो आइडेंटिटी है वो उसके साथ ऐसी चिपकी रहती है कि चाहे वो कहीं पर भी कुछ भी करने की कोशिश करे, वो उससे नहीं। इसमें एक उदाहरण नजर आता है, ये योगेश के उदाहरण से, कि जो 4 लड़के हैं समढलिया के, वो गांव के हैं, तो गांव में हैं तो बुरी तरीके से पिटे गए। लेकिन योगेश चूंकि शहर में है तो वो फिर भी काम कर ले रहा है अपनी आर्थिक स्थिति, तो वो लोग अगर शहर में भी जाए, जो अंबेडकर ने कहा था कि आपका भविष्य गांव में नहीं है ना, भले ही भारत की आत्मा रहती हो, लेकिन दलितों के अनुभव में भारत की आत्मा गांव में तो नहीं रहती है, वहां कोई शैतान रहता है, और अब तो शहरों में भी शैतान रहता है, तो वो कहां जाए। पर रमेश बावरिया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस घटना के जरिए थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके गुजरात में दलित कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तो बहुत लोग रहे हैं और सक्रियता रही है, पर इस बार जो ये विद्रोह हुआ, जो विद्रोह नहीं कहना चाहिए, जो प्रदर्शन हुआ बड़े बड़े स्तर पर हर जगह पे, क्या ये सिर्फ इसी काम से जुड़े हुए लोगों का प्रदर्शन था या व्यापक दलित समाज का रिएक्शन था इस घटना के प्रति? जी सर, ये जो है उसका अभी जो उसका जो आतंक है, अभी जो राजूला में 22/5/2016 में जो ये आतंक मचा हुआ है राजूला में, तो उसमें सर वो जो उसके सामने एक धर्मशाला है, उधर जो गाय जो मुर्दा होती है फिर उसको पहुंच देती है और फिर उसको बुलाकर वो सब गांव वाले सब आता है और सामने वाले उधर उसकी खाल निकालते हैं, बराबर। तो उसने क्या है, एक मैसेज ऐसा किया कि उधर जिंदा गाय को काट देते हैं, बराबर। तो सारे उधर 40-45 लोगों ने उधर आके पूरे का पूरा आतंक मचाया और फिर पूरे का पूरा पिटाई किया। 2-2.5 घंटे तक पहले बार उसको पिटाई किया, फिर उसको ऐसा पिटाई किया कि अंदर ले गया, फिर उसने पुलिस को बुलाया तो पुलिस भी आई, तो पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। फिर उसने 108 में उसको कॉल किया और पूरे का पूरा सबको लेके आया हॉस्पिटल में। और फिर जो आतंक मचाने वाला जो था, वो जो गौरक्षा के नाम पर, तो उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में आके पूरा का पूरा आतंक मचा दिया और उसने ऐसा बोला कि तुम उसके साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस ने बोला। और फिर पुलिस ने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। ये 2 महीना हो गया, वो पूरा मोटा समड़ियाला ऊना का वो जो अभी जो ये प्रश्न हुआ, तो फिर अभी कल पुलिस ने 4 आरोपियों की धरपकड़ की, तो वही अभी तक उसने कुछ कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। 2 महीने फिर हमने डीवाईएसपी को पूरा ये आरोपियों का फोटो भी दिया, ठीक है, और उसके साथ हमने डिस्कस भी किया, तो वो बोला कि आप यहीं पे देख लो, हमें बोला तो हम उसको धरपकड़ कर लेंगे। ऐसा हुआ सब राजूला में। बावरिया साहब, आते हैं आपके पास। मंजुला जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। अभी जब आपका कनेक्शन कटा तो प्रोफेसर विमल थोराट ने एक अनुभव बताया कि सर पर मैला ढोने वाली औरतों ने जब गांव में इस काम को बंद किया और वहीं लोन लेकर सब्जी बेचना या कुछ छोटे मोटे बिजनेस किए,
तो भी लोग उनसे खरीदारी करने के लिए नहीं गए, तो वापस उन्हें अपना धंधा बंद करके कहीं और जाना पड़ा, कुछ और करना पड़ा। मैं आपसे योगेश के उदाहरण से यही जानना चाह रहा था कि क्या ये काम बंद कर देने से इस समस्या का निदान हो सकता है? कैसे आप हमारे दर्शकों को नई बातें बता सकती हैं कि जिससे वो इस पहलू को और अलग अलग तरीके से उस पर सोच सकते हैं? रवीश जी, पहली बात कि गुजरात में छुआछूत है, क्योंकि हमने जब ये स्टडी की थी अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समझ, ये 2010 में जब हमने रिपोर्ट बाहर लाए थे, उस वक्त गुजरात सरकार ने हमारे इस रिपोर्ट की निंदा की और एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उसी के बाद उन्होंने इमीडिएटली एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी कि हमारा जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को खारिज कर दे और कहे कि गुजरात में छुआछूत है नहीं। अब इस रिपोर्ट के अंदर 98 प्रकार के छुआछूत की बात हमने रखी है, और उसमें ये जो मरे हुए पशु का जो निकाल, उसका 95% गांव, 1589 में से 95% गांव में लोग अभी भी ये मरे हुए पशुओं का निकाल करते हैं। क्योंकि 2010 की बात है और अभी है 2016, 6 साल में बहुत फर्क किया है गुजरात में। हमने नवसर्जन का काम 1000 गाँव में है, हमने इतना काम देखा कि हमने खुद गाँव में जाकर देखा है कि छुआछूत और ये परंपरागत थोपे हुए काम, फैला टोना और ये चमड़ा निकालना, ये सब चीजें इतनी थोपी गई है कि दलितों को चलना बहुत मुश्किल है। पर हमने उनको जो काम किया है वो है उनको जागरूक करना कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और आपने जो देखा कि सुरेंद्रनगर में जब कलेक्टर के वहाँ भरे हुए ले गए थे, वो हमारे साथियों ने डिमांड किया कि अब जब आप कह रहे हो, जब आप हमारे ही लड़कों को पीट रहे हो, मार रहे हो, जो आप सहन कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमने सोचा, हमने कहा कि हम ये मरे हुए पशु है वो कलेक्टर के सामने ले जाएंगे। सरकार ने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं 25 के अंदर, छुआछूत खत्म करने के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, अत्याचारों के खिलाफ हमने की है। हमने तो एक चीज देखी है कि युवाओं में, युवा धन जो है उसमें एक चिंगारी है, उसमें आग है, पर उस आग को लोग दबा रहे हैं। दलित आंदोलन के अंदर भी युवा लोगों के साथ मंजुला जी, मैं थोड़ा सा रोकता हूं आपको। यहाँ देख लीजिए कि ये डिजिटल इंडिया का नारा लगा रहे हैं आप, अहमदाबाद से, और एक 3G का कनेक्शन आपका ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी गांव में आधार कार्ड पे इसके आधार पर लोगों को पेंशन और अनाज देने का बात किया जा रहा, पता नहीं कितनी हकीकत होगी उसकी। तो अभी हम आपको फोन लाइन पे लगा रहे हैं ताकि आवाज से ही हम आपको सुन सकें। हाँ, बावरिया साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछा था, आप कुछ और जवाब देने लगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं वहां पर, ये मैं कल से पूछने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो वहां पे प्रदर्शन हुए हैं, ये व्यापक दलित समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं या सिर्फ एक ही समाज के लोग शामिल हुए हैं? क्यों इतना गुस्सा भड़का लोगों में? इस वीडियो के जरिए जैसे योगेश या हीरा भाई बता रहे हैं कि उनका धंधा भी चौपट हो रहा है, उनको अलग अलग तरीके से सताया जा रहा है, तो इस तरह का प्रदर्शन तो बहुत कम देखा गया गुजरात में। सर, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि वो जो 10 बजे से ये उसको मारना पीटना शुरू किया, पूरे वो 100 नंबर में उसने कई लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों ने, 1-2 लोगों ने जो फोन किया उसको पिटाई करके उसकी वाहन में बैठा दिया, फिर उल्टी दिशा में जो ऊना ले जाना पड़ता था उसको गढ़ड़ा ले गया, और पूरे का पूरा ऊना शहर में उसको 3 घंटे तक। अच्छा, मैं अब आपको रोकूंगा। पुलिस ने कुछ भी, और ये साहब लग रहा है कि आप मेरा सवाल ठीक से सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अभी रोकता हूं। तो मंजुला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप अपनी बात को थोड़ा सा फिर से पूरी कर दीजिए जरा सा। हाँ जी, नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमने जो काम किया कि जो युवा धन है, आप मुझे एक बात बताइएगा मंजुला जी, एक सेकेंड, एक मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि 90 प्रकार के छुआछूत हैं वहां के गाँव में, ठीक? तो कुछ उदाहरण देकर बता दीजिए जिससे बाहर के दर्शकों को पता चले कि किस तरह की छुआछूत है, और ये है तो इससे पहले इस तरह का गुस्सा कभी भड़का क्यों नहीं? कभी समाज की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? अभी क्यों आई? अब ये जो पूरे छुआछूत के जो प्रकार है उसमें जैसे स्पर्श की बात की है कि हाथ लगा के भी लोग कहते हैं कि हम अस्पृश्य हो गए हैं। ऐसे 38% गांव में मिला के अगर आप एक्सीडेंटली आप छू जाते हो तो लोग एकदम भड़क जाते हैं कि अरे तुमने मुझे छू लिया, तुमने मुझे अस्पृश्य कर दिया।
और दूसरा कि लोग अपने शरीर पे पानी छाटते हैं ताकि अपने आप को पवित्र करने के लिए, अगर वो दलित को छू लेते हैं। ऐसे 44% गाँव में हमने देखा। दुकानों के अंदर हमें मिला कि 45% गाँव में लोग अभी भी दलितों के साथ छुआछूत करते हैं। पंचायत की मीटिंग में दलित जो सदस्य हैं जब वो जाते हैं तो 43% गाँव में देखा गया कि वहाँ पर वो उनके साथ छुआछूत रखा जाता है। जो मिड डे मील है यानी मध्याह्न भोजन में, वहाँ 53% गाँव में हमें पता चला कि दलित बच्चे हैं उनको अलग बिठाया जाता है या उनकी जो प्लेटें हैं वो अलग रखी जाती है, उनके प्लेटों को मार्क किया जाता है ताकि पता चले कि दलित बच्चों के खाने की प्लेटें हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो ये क्या कहते हैं सफाई काम यानी मैला ढोने की प्रथा गुजरात सरकार कहती है ही नहीं। गुजरात में 1995 से नवसर्जन पीछे पड़ी है सरकार के कि आप स्वीकार करो। हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, पीएल की, तो गुजरात सरकार के प्लीडर हमें कहते हैं कि आप ये मंजुला जी मैं एक सेकंड जरा सा एक लाइन इसमें हमने आपने अभी छोड़ दीजिए। अभी आप थोड़ा सा अभी जो हो रहा है उसके बारे में लोगों से बताइए जरा सा। मतलब ये इसका ये कार्यक्रम ये नहीं है कि अभी सारा लोग देख के गुजरात सरकार क्या करे हम उसमें जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो समाज के स्तर पे जो प्रतिक्रिया हो रही है वो थोड़ा सा बताइए। आप कोर्ट में गई, कब गई, अब इसमें सारा समय चला जाता है। आपने ठीक बता दिया कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, पर मैं जो ये जानना चाह रहा हूं कि इतना सब कुछ लोगों ने बर्दाश्त क्यों किया? नहीं कर रहे बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसीलिए तो एट्रोसिटीज हो रही है। आप समझिए मेरी बात, ये जो पूरी घटना घटी ऊना में, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसीलिए घटना हुई है। जब दलित आवाज उठाते हैं तभी अत्याचार उन पे बढ़ता है, और गुजरात के दलित अपने आवाज उठा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और अभी नहीं, काफी सालों से दलित आवाज उठा रहे हैं। और जो गुजरात में ये जो दलित उत्पीड़न है, वो उत्पीड़न बाहर आ रहा है। अब ये दलितों का रोष बाहर आ रहा है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। और कितने सारे केसेस हैं जो दर्ज हो रहे हैं एट्रोसिटी के, पर वो कोर्ट तक नहीं जा रहे हैं, वो कोर्ट में ही पेंडिंग है, अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। तो ये सारी चीजों को भी समझने की जरूरत है। ये गुजरात में आप कोई भी आदमी को पूछोगे सबसे पहले वो आपका नाम पूछेगा और उसको जानना है आप कौन सी जाति है। ठीक है, ये तो हमारे बिहार कॉमन है गुजरात में। जी हाँ, अब प्रोफेसर विमल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो बीएसपी की जो उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिली, ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। रोहित वेमुला का मामला था, तब बसपा के कार्यकर्ता इतने तरह से सक्रिय तरीके से नहीं आए, ठीक है, या फिर देश भर में एक ही पार्टी है जो पूरे उस बुनियाद पर बहुजन के उसके बुनियाद पर बनी है, या देश की जो जातिगत हकीकत हैं, इन सब हकीकतों को लेकर कभी बसपा ने उतनी उग्रता नहीं दिखाई। दयाशंकर सिंह का जब मामला आया तो क्या एक नेता के खिलाफ बोल देने की वजह से आया? इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए जरा सा। मैं जानना चाहता हूं कि इतना गुस्सा जो बोला, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ वो तो है ही सामने है, लेकिन इतना गुस्सा मायावती के लिए आया उतना रोहित वेमुला के लिए मैंने इतनी सक्रियता, इतनी उग्रता नहीं देखी थी। बल्कि रोहित वेमुला के केस में तो स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में जिस अंदाज में बात किया था, आज कम से कम राज्यसभा में वैसे लोग मायावती से बात नहीं कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि बीएसपी का जो रुख था रोहित वेमुला केस में उतना उग्र नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल पार्टी की बात होती है कि राजनीति में हम क्यों जाना चाहते हैं, राजनीति पावर में क्यों जाना चाहते हैं। पावर में तभी जाने के बाद हम कर क्या रहे हैं, हम उस जिन्होंने आपको चुना है, आप चुनाव लड़कर आए हैं, तो उनके प्रति आपकी क्या भावना है और उनके प्रति आप कितने ईमानदार हैं, ये भी एक बात होती है। तो शायद हो सकता है कि क्योंकि वो यूपी के भीतर ही रहे हैं तो यूपी की राजनीति यूपी तक ही सीमित रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मायावती का कद उससे बड़ा है और कि बीएसपी पूरे देश में भी तो फिर मैं उस उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं कि जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, ठीक, सब कुछ उनके बारे में कोई चीज बात तो ऐसी छिपी हुई नहीं है। गाहे बगाहे, मतलब ये तो एक सीमा तोड़कर दयाशंकर सिंह ने बात की, गाहे बगाहे भी उनके बारे में इस तरह से बातें होती हैं कि उनके स्त्री होने को टारगेट किया जाता है, गाहे बगाहे।
देखिए ये इतनी कामयाबी के बाद और ताकत के बाद भी अगर मायावती जब शिकार हो जाती हैं तो उस गुजरात के उन 4 दलित युवकों की काफी समय से ये ऐसे वाकये हुए हैं। आपको अगर याद होगा, आप हमसे ज्यादा दस्तावेज आपके पास होते हैं। मायावती पर गाहे बगाहे बहुत ज्यादा हमले होते रहे हैं और हो रहे हैं। इस समय जो बीजेपी के जो भी नेता रहे हैं, छुटभइये नेता ही रहे हों, उसने जिस तरह से एक स्त्री को और एक दलित स्त्री को, चाहे वो नेशनल लेवल की एक बहुत बड़े कद की एक नेत्री हैं और एक बड़ी पार्टी जब 4 बार यूपी में सरकार बना सकती है तो उसकी बहुत बड़ी ताकत है और कद है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति इस तरह की ये इतनी हल्की और इतनी घटिया बात कहना, मैं ये दूसरी बात जानना चाहता हूं, सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी सोच में बदलाव तो नहीं आया ना? ये उस सोच को ही सामने लाता है कि ये लोग किस तरह की सोच रखते हैं। मैं यही बात कह रही हूं। काम छोड़ दीजिए, आपने ही बताया कि पारंपरिक पेशा छोड़ दीजिए जो जातिवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आज आप करते हुए उसमें पैसा भी कमा रहे हैं तो भी सोच नहीं बदलती है। जी बिल्कुल आप नहीं बदल रही है उस प्रदेश के 4 बार आप मुख्यमंत्री हो जाइए तो भी उस राजनीतिक जमात की सोच नहीं बदलती है। तो इस सोच का क्या उपाय है, मतलब इसका क्या किया जाए? ये संस्कारों में, ये भारतीय सामाजिक संरचना जो जातिवादी संरचना है और वो तो नहीं बदलने की जिद पर अड़ा हुआ है ना कि हम नहीं बदलेंगे, क्या कर लोगे? उसके साथ जो हमारा जो संस्कृति और संस्कार जुड़े हुए हैं वो इतने गहरे बैठे हुए हैं। हर एक दिल में झांक कर देखिए कि जाति के मामले पर आके लोग कितने कट्टर हो जाते हैं। अब ये जो जिस तरह की गाली गलौज की है और जिस तरह का शब्द, अभद्र शब्द इस्तेमाल किया है, ये केवल बीजेपी का जो नेता है वो दलित महिला के खिलाफ ही कर सकता है। आप ये भी बात सोचिए कि उन्हीं के खिलाफ कर सकता है, ये किसी और के खिलाफ जो कि उच्च जाति की हो, तथाकथित उच्च जाति की अगर महिला नेत्री है उसके खिलाफ नहीं। लेकिन जो प्रतिक्रिया में जो भाषाएं थी, भाषा का इस्तेमाल हुआ आज कुछ, वो भी तो नहीं है। मतलब कभी हमने भी नहीं देखा कि इसमें देना पड़ेगा कि बसपा के लोग समर्थन प्रदर्शन करते हुए कभी हिंसक होते नहीं थे। मतलब नहीं, बहुत बार हुए हैं, लेकिन मायावती के प्रति जो लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी उनका तो सब्र तो टूटेगा ही। सब्र कहाँ नहीं टूट रहा है। देखिए, अखलाक को जब दादरी में मारा गया तब लोगों का सब्र टूटा है। अब गुजरात में सब्र टूट रहा है, कहाँ नहीं टूट रहा है, क्योंकि उस कगार तक अगर एक धार्मिक श्रद्धा या आस्था रखने वाले लोग गाय के बदौलत, गाय के मारने की एक अफवाह के बदौलत लोगों को मारने पीटने, वो भी इस तरह से मतलब देखा नहीं जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लगता है कि आप किस देश में रह रहे हैं कि जहां इंसान को इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लाखों बार पब्लिक से लेकर हर जगह मैसेजिंग हुआ है, इसके बाद भी कोई इधर चेंज नहीं करता है। ये जो लाइन क्रॉस करने वाली जो बात हो रही है, गुंडागर्दी की इतनी हैसियत, हिम्मत कहां से आती? मतलब एक आबादी है, 100 MP है जिसके दलित जाति व्यवस्था जिस धर्म के आधार पर यहाँ पर मौजूद है और बरकरार रखी गई है 3000 सालों से, वही धर्म और वही उसका जो वो ताकत वहीं से लेता है। ये जो धर्म की आड़ में जो इसीलिए वो धर्म की बात बार बार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि धर्म की बात करेंगे तो सब उसकी तरफ आ जाएंगे। असमता का धर्म है, वो इक्वालिटी पर विश्वास नहीं करता है, वो समता पर विश्वास, बंधुत्व पर विश्वास, न्याय पर विश्वास ना करने वाली सोच में जो सबसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो खास करके राजनीति करने वाले, मैं उन्हीं की तरफ इंगित कर रही हूँ। ये उनकी सोच में ये ही एक खलल है कि वो ईमानदारी या आपसी भाईचारा, कहीं ट्रेनिंग भी पॉलिटिकल पार्टी, हमने तो नहीं सुना कि कोई पार्टी अपने नेताओं को बुलाकर कह रही हो, या आप जो महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं वैसे लोग जाकर उन नेताओं को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि वर्क प्लेस में आप महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिकायतें आएंगी तो आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे। कल ही मेरी ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे कि किस तरह से आपको शिकायत होगा तो किस तरह आप कार्रवाई करने पड़ेंगे, कैसे आप जब दोषी होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इन नेताओं ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के काम करती नहीं। मंजुला जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अभी मैंने प्रोफेसर विमल थोराट से भी पूछा कि अगर योगेश या हीरा भाई अपना काम छोड़ दें तो भी उनके प्रति नजरिया नहीं बदलता है।
मायावती जो एक मजबूत नेता रही हैं उत्तर प्रदेश में, 4-4 बार मुख्यमंत्री, अब कितनी बार सांसद और राज्यसभा लोकसभा की सांसद रही हैं, उनके खिलाफ भी बात करते समय, ये तो एक नेता ने कह दिया, लेकिन मैंने देखा सामान्य बातचीत में भी वो जातिगत अहंकार या भाषा या रूपक समाप्त नहीं होता है। तो क्या किया जाए? ये प्रोफेशनल चेंज करने से, जो विजय दीवान कल कह रहे थे हमारे शो में, या डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि ये काम छोड़ देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये एक व्यवहारिक रास्ता है बदलाव का? रवि जी, एक तरह से मैं भी मानती हूँ कि अगर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो हमें जातिगत जो भी काम सौंपे गए हमारे लोगों पर उसको छोड़ना चाहिए। मैला ढोना है या फिर मरे हुए पशुओं को निकालना है, वो सिर्फ दलित क्यों करे? मतलब दलित में भी एक जाति ही क्यों करे? सब करे ना। मतलब क्यों इस काम के अंदर कोई आरक्षण नहीं लाता? लोग क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ मैला ढोने का काम सिर्फ वाल्मीकि समुदाय करेगा? ठीक है, ये चमड़े का काम सिर्फ ये जाति चमार जाति करेगी, क्यों ये करा गया? तो पहली बात यह है कि हमारे लोगों की जो सोच है वो बदलनी नहीं है। वो सिर्फ मतलब दूसरे समाज की नहीं, हमारे समाज के लोगों की भी सोच नहीं बदली है। दलित भी को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि हम इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं। और नवसर्जन ने यहाँ पर एक मॉडल खड़ा किया है, उसका नाम है दलित शक्ति केंद्र, जहाँ पर हमने व्यवसाय लक्षी प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी जाति के लोग पर। ज्यादातर दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे आते हैं, यंग लड़के लड़कियां जो हुनर सीख रहे हैं, जो अपनी जाति के बाहर निकल रहे हैं, जो सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, कंप्यूटर है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इवन पुलिस ट्रेनिंग के लिए वो जा रहे हैं, कारपेंट्री का काम कर रहे हैं। जो भी जैसे भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर सारे काम बटे हुए हैं, वो सारे काम हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समुदाय से शुरू करके हर एक समुदाय के बच्चे को उसमें प्रशिक्षण मिले, तभी ये जाति व्यवस्था खत्म होगी। हमारी सोच और हमारा काम हमें बदलने की जरूरत है, अन्यथा ये जो काम है ये क्यों हम करें? हमारे हाथ पैर है, हम सिर्फ क्या चमड़ा निकालने के लिए हमारा हाथ पैर है? हम यही करने के लिए क्या पैदा हुए हैं? हम क्या कुछ और नहीं कर सकते? हमारे लड़के लड़कियां क्या डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते? सब कुछ कर सकते हैं। बात यह है कि जो समुदाय हमारे साथ भेदभाव रख रहा है, उस समुदाय को भी अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है, अपने सोच बदलने की जरूरत है। और उसी की बात को मैं रख के कि हमारे जो दलित समुदाय है उसके अंदर भी, और मैं मानती हूँ कि युवा धन जो है, युवा पीढ़ी है, वो तो चाहती है कि हम ये सब काम छोड़े, पर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि अब आप अपने लड़के लड़कियों में जो हिम्मत है उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। अगर वो कुछ और काम करना चाहते हैं तो उसका हौसला बढ़ाए, उसको रोके नहीं। ये तभी ये जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी आते रहते हैं चंद्रभान प्रसाद, उन्होंने एक रिसर्च करके बताया कि गांवों से हरवाही खत्म हो गई, मतलब वो पूरी प्रथा। तो बहुत सारे प्रोफेशन, पेशा नष्ट भी हो रहे हैं, पर लगता है कि भले ही सोच बदले या ना बदले, ये काम छोड़ देना चाहिए। अगर जो गौ रक्षक हैं इतना लाठी लेके घूम ही रहे हैं तो वो ये काम करें, कम से कम उन्हें, अगर सरकार को ही ऐसी योजना बना के, जैसे मैं सर पर मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है, इसे भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि ये जाति नहीं करेगी, और इनकी संख्या के हिसाब से, कार्य के हिसाब से इनको एक तरह से विस्थापित होके पुनर्स्थापित करना चाहिए। नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब कितना साल, कितनी जिंदगी इसी बात पर बहस करेंगे, मेरे बाद कोई और करेगा, आपके पहले कोई और कर चुका है। मंजुला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो नई पीढ़ी है इससे निकलना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी इसे छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि शिक्षा की कमी है, और वो यही मानते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्म है और हमें इसको झेलना ही है, भोगना ही है, ये भाग्य का खेल है। तो ये जो सोच कहाँ से पैदा होती है रवीश जी, और वो कितने दूर तक इंसान को प्रभावित करती है, और लंबी लड़ाई है ये। लेकिन एक बात और है कि इसमें अवसर की बात है। अगर जब तक नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को अगर ये अवसर नहीं मिलते हैं कौशल हासिल करने के या अच्छा व्यवसाय समय नहीं है। जिस दिलीप, बुलेट वाले दिलीप की बात बताई, उसी के छोटे भाई ने, योगेश की बात बताई, उसी के छोटे भाई ने ये काम छोड़ दिया है, और वो प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता है और कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि जिसमें मेरी इज्जत नहीं है। हाँ, अवसर मिलने की बात है और तलाश करने और यहाँ भारत में ये जो जितने भी बड़े व्यवसायी बहुत हैं, बहुत उन लोगों ने अवसर नहीं दे रहे हैं। आप रोहित वेमुला को देखिए, रोहित वेमुला का समय नहीं है, छीन लिया गया है, अवसर छीन लिया। उसने कहा कि जहाँ मैं पैदा हुआ वही मेरे लिए दुर्भाग्य है, और उसे एक दुर्घटना। अपना जीवन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हम राज्यसभा में
जो बहस हुई है तो शरद यादव का हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा मुझे लगता है वो सुनने लायक है। छोटे से ब्रेक के बाद जैसे जैसे आजादी की उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे दलितों पर अन्याय और जुल्म का रोज यहां वहां से खबर आती रहती है। तो देश भर में गाय या बैल का इलाज मुश्किल हो गया। सारे देश भर में एक नया बिहार का चुनाव हो रहा था, तब भी उपाध्यक्ष जी इनकी पार्टी जो है वो एक पोस्टर निकाली, गाय के गले मिल रहे हैं। और यहां गुजरात में जो गौ रक्षक, गाय की रक्षा करने वाले, कहते गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। ऐसी एक से एक अंधविश्वास की चीजें इस देश में फैला के रखी है। ये जो वायरल किया इन लोगों ने, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूं कि उनने खुद इसको वीडियो किया और उनका हौसला इतना बड़ा हुआ कि उसको उन्होंने जारी भी कर दिया। मैं आपसे कहूं कि न्याय कैसे मिले, कैसे डरे, ये कैसे जो लोग जालिम और जो दिमाग से खराब है, दिमाग जिनका बना हुआ कि हम ऊंचे हैं दूसरा नीचा है, इन लोगों के ऊपर रोक लगे कैसे? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों में एक एससी नहीं है, एक एसटी नहीं, 1/4 आबादी है। अभी 470 जजेस अब लाने वाले। कहां से न्याय मिले? जिनका दर्द है, जिनकी तकलीफ है, वो ब्यूरोक्रेसी लेकर के, और खास करके जो न्याय की संस्था है उसमें एक एससी और एसटी का जज नहीं। कुछ लोग बन गए हैं, पहले बने थे, वो बहुत ऊपर तक गए, लेकिन वो कैसे तंग और तबाह थे हमको मालूम। 32 जात के बीच में, यानी आप 70 बरस में हिंदुस्तान में हम आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, विशेष अवसर के बारे में रोज इस सदन से बाहर निकलिए, हर जात का, कोई जात का जैसा जो आदमी होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो वो रिजर्वेशन के हक में होगा, ऊंचे तबके का होगा वो रिजर्वेशन के खिलाफ होगा। ये हकीकत है जात की। इस वीडियो को देख करके दिल दहल जाता है। यानी हम तालिबान की बहुत चर्चा करते हैं। इस देश की जाति व्यवस्था कहां कहां किस किस जगह तालिबान तरीके का एटीट्यूड करती है, उस पर सदन को एक दिन बड़े पैमाने पर 2-4 दिन बहस करना चाहिए। ये अजीब देश है। आप महान संस्कृति का बहुत बड़ा वर्णन करते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, संस्कृति में एक ही चीज, एक ही गुण बड़ा भारी दुर्गुण है कि ऊपर तो ये जो बड़ा है उसको सलाम मारते हैं और जो नीचे वाला उसको धुतकारते हैं। ये हमारी जाति व्यवस्था का पूरा पक्का गुण है ये, और ये गुण हमारे जीवन भर चलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस पर अलग से सत्र हो कि ये कास्ट सिस्टम जो है, जाति व्यवस्था की विषमता है। एक अमेरिका है जहां अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग आज से 60-70 वर्ष पहले गोली से शहीद हो गए। वहां उन लोगों ने व्हाइट हाउस में ब्लैक को बिठा दिया। हम उनकी पहनने का, खाने का, ओढ़ने का, बिछाने का, बोली का, भाषा का बड़ा नकल करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, 70% वहां व्हाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को कितनी दूर तक दूर किया कि उन्होंने व्हाइट हाउस, जिस सदन का नाम है, उसमें काले को बिठा दिया।